नमस्कार साथियों। आज हम कक्षा 6 की सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ की पुस्तक का एनालिसिस आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहे हैं। साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं, इसमें जो एनसीईआरटी में है, सबसे पहला लेसन था विविधता की समझ। तो विविधता की समझ में इसमें सबसे पहले हम विविधता को समझ लेते हैं। विविधता होती क्या है? विविधता जो इसमें हमने एनालाइज किया, उसमें सबसे पहले विविधता होती है दो प्रकार की, भौतिक विविधता एंड सामाजिक विविधता। ठीक है। भौतिक विविधता जिसे आप जानते हैं, इसे स्थलाकृतियों की विविधता, जलवायु की दशाओं की विविधता हो गई। सामाजिक विविधता क्या है? जैसे खान पान है, आचार विचार हैं, पहनावे हैं, रीति रिवाज आदि की विविधता क्या है? सामाजिक विविधता है। फिर इसमें जो दूसरे पहलू दिया गया था, एक मिश्रित संस्कृति की बात कही गई थी। मिश्रित संस्कृति में क्या होता है? जैसे कोई यूपी का है, जैसे रहने वाला, वो केरल को चला गया, तो केरल की जो कल्चर है और जो यूपी की कल्चर है, उसमें जो कुछ बदलाव आएंगे ना। यूपी वाला जब केरल गया तो केरल की कुछ कल्चर लेगा, यूपी का कुछ कल्चर लेगा, तो वो मिक्स हो गई ना। तो जो मिक्स, ये जो दूसरी संस्कृति, मतलब नई संस्कृति जो जन्म लेगी, उसको हम विपरीत संस्कृति कहते हैं। और जो पश्मीना ऊन है, पश्मीना ऊन के इसमें लिखा गया था, जो कि लद्दाख में जैसे भेड़ों से जो प्राप्त की जाती है कीमती ऊन, उसे पश्मीना ऊन कहते हैं। केसर सागा एक बौद्ध ग्रंथ है जो कि तिब्बत और लद्दाख में फेमस है। लद्दाख को क्या कहा जाता है? छोटा तिब्बत भी कहा जाता है। चीनी वाला केरल का मछली पकड़ने का चाल है, और चीनी चट्टी जो है मछली तलने का केरल का बर्तन होता है, ठीक, जिसको चीनी चट्टी कहते हैं। ठीक है, ये है विविधता। अब विविधता और समानता में कुछ अंतर है। विविधता जैसे क्या, जैसे इसमें कहानी जो दी गई थी समीर 1 और समीर 2 की, उसमें क्या है, एक जो मतलब वो हिंदू को फॉलो करता है, एक मुस्लिम को फॉलो करता है। धर्म अपने अलग अलग हैं, और जैसे मतलब उनकी खान पान अलग अलग है, वेशभूषा उनकी अलग अलग है, ये सब क्या है, अलग अलग हैं। तो ये क्या हो गई? विविधता हो गई। लेकिन एक भेदभाव जो कहते हैं, एक असमानता जिसको हम कह सकते हैं। असमानता क्या है उसके अंदर, उन दोनों के बीच में असमानता क्या है? वो एक स्कूल जाता है तो एक रेहड़ी पट्टी पर मतलब जो है बैठ कर के न्यूज़पेपर बेचता है। तो और ये क्या है? ये है असमानता। असमानता गरीबी और अमीरी से आती है। एक तो जैसे असमानता लड़की और लड़के में देखी गई, जातिगत असमानता देखी गई, और जैसे गरीबी अमीरी के अकॉर्डिंग जो असमानता देखी गई, और जैसे रंग भेद की असमानता, जैसे रंग उसका क्या है, उसमें असमानता हमारे हिसाब से। और जो एनसीईआरटी में इसमें दिया गया है, इसमें दो असमानता के कारण होते हैं मुख्यतः। एक तो पूर्वाग्रह और एक रूढ़िवादी धारणा। आओ हम जानते हैं पूर्वाग्रह क्या होता है। पूर्वाग्रह जैसे हम किसी व्यक्ति के प्रति अपने मन से या किसी तरह से, किसी कारणवश से मान लो, या किसी अपने कुछ भी हो फिलहाल के लिए, उसमें किसी व्यक्ति के प्रति नकारात्मक धारणा बना लेना ही पूर्वाग्रह कहलाता है। मतलब कोई एक पर्सन है, उसके प्रति कोई नकारात्मक धारणा हम जब बना लेते हैं, उसको हम पूर्वाग्रह कहते हैं। और जब हम किसी एक समुदाय, जैसे कोई विशेष समुदाय, उसकी विषय में अगर हम नकारात्मक धारणा बना लेते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? रूढ़िवादी धारणा कहते हैं। ठीक है, ये दो कारण होते हैं, एक पूर्वाग्रह, एक रूढ़िवादी धारणा ही असमानता अर्थात भेदभाव का मुख्य कारण है। और जैसा कि हम जानते हैं, जैसे जो कोई ऐसी विषमता आती है तो उसका विरोध भी होता है, और उसमें लोग सफल भी होते हैं। अब जैसे जैसे जातिगत भेदभाव था, उसमें बी आर अम्बेडकर सफल हुए। तो जो रंग भेद था वो दक्षिण अफ्रीका में, उसमें नेल्सन मंडेला भी सफल हुए हैं। अब हम आगे आपसे चर्चा करते हैं, जो कि इसमें सरकार है। सरकार क्या है? सरकार मुख्यतः क्या करती है? एक निर्णय लेती है और कानून बनाती है। और तो निर्णय लेना और कानून बनाना किसका दायित्व है? सरकार का दायित्व है। और कानून को लागू भी करना किसका दायित्व है? सरकार का ही दायित्व। अब सरकार कितने तरीके की होती है? सरकार दो तरीके की होती है, एक राजतंत्री सरकार होती है, एक लोकतंत्री सरकार होती है। राजतंत्री में क्या होता है? एक राजा रानी होता है जो अपने मर्जी से शासन करता है। लोकतंत्र में क्या होता है? लोकतंत्र में जनता के द्वारा एक प्रतिनिधि चुना जाता है, जो कि वो निर्णय और कानून बनाता है ना।
अब सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या होता है? 18 साल के लोगों को, मतलब वयस्कों को जो है उनको मत देने का अधिकार देना, वही सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार हो गया, है ना। अब ये सरकार को हमारे यहाँ 3 स्तर पर बांटा गया है। और जैसा कि आप जानते हैं लोकतंत्र जो क्या है, हमारे यहाँ लोकतंत्री सरकार है ना। तो सरकार के 3 स्तर हैं। एक तो हो गया स्थानीय स्तर, और एक हो गया राज्य का स्तर, एक हो गया राष्ट्रीय स्तर। जैसे राष्ट्रीय स्तर में क्या होता है, जैसे मान लो जैसे लोकसभा हो गया और राज्यसभा हो गया, राष्ट्रपति हो गया, ये क्या है, राष्ट्रीय स्तर की सरकार हो गई। अब जैसे राज्य स्तर की जैसे क्या हो गया, विधानसभा हो गया, विधान परिषद हो गया, उसमें क्या है, राज्य स्तर है। और जैसे ग्राम पंचायत हो गई और नगर पंचायतें हो गई, ये और नगर पालिकाएँ हो गई और नगर परिषद, ये सब जो हैं ये सब क्या हैं, ये स्थानीय स्तर की सरकारें हो गई हैं, ठीक है ना। अब जो लोकतंत्र होता है उसकी मुख्य तत्वों की इसमें चर्चा की गई थी, जो एनसीईआरटी है हमारी इसकी। तो इसमें भागीदारी लोकतंत्र की एक आत्मा ऐसे समझ लो होती है। जैसे भागीदारी जब तक नहीं होगी तो लोकतंत्र है काहे का, है ना। तो फिर ये राजतंत्र ही सबसे अच्छा होगा। अगर भागीदारी ही नहीं तो राजतंत्र हो ही गया, सीधा सीधा बात, है ना। तो लोकतंत्र में भागीदारी होती है। और भागीदारी जैसे कैसे होती है, जैसे भागीदारी जैसे हम जैसे मान लो अखबार है, पत्रिकाएं हैं, टेलीविज़न के ज़रिए हम भागीदारी कर सकते हैं, या पत्र लिख कर के भागीदारी कर सकते हैं। और लोकतंत्र में पारदर्शिता के लिए जैसे आरटीआई लागू किया गया है, वो उसका भी एक अपना महत्व है। जैसे और जैसे जुलूस निकाल करके भागीदारी कर सकते हैं, प्रदर्शन करके और धरना पर बैठ करके जो है भागीदारी लोकतंत्र में की जा सकती है ना। और जैसे कोई मतलब सुझाव दे करके भागीदारी की जा सकती है। जैसे लोकतंत्र में अपने अपने इस तरीके हैं, इस ऐसे आदि अन्य तरीके हैं भागीदारी करने के। अब जैसे लोकतंत्र में जैसे वाद विवाद भी हो जाते हैं। वाद विवाद जैसे कैसे हो जाते हैं, जैसे धार्मिक जुलूस निकला, उसमें सांप्रदायिक हिंसा हो गई, उस वाद विवाद को जैसे, और जैसे नदियों के जल के बंटवारे वाद विवाद हो जाते हैं, इन सबको निपटाया जाता है ना। और जैसे समानता और न्याय देने के लिए भी, समानता और न्याय देना भी सरकार की जिम्मेदारी है, ठीक है। ये हो गए कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। आपने एनसीईआरटी पढ़ी होगी, मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। और आगे जो लेसन आता है उसमें आता है पंचायती राज में गाँव का प्रशासन कैसे चलता है। जैसे पंचायती राज में क्या होता है, ये ग्राम सभा होती है। ग्राम सभा क्या होती है, ग्राम सभा एक या उससे अधिक गाँव में रहने वाले सभी व्यक्ति जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक है की सभा को ग्राम सभा कहते हैं। जैसे मान लो 18 वर्ष है या उससे अधिक आयु के जो लोग होते हैं उनकी सभा क्या है, ग्राम सभा है। अब जैसे ग्राम सभा है, अब गांव को छोटे छोटे वार्डों में बांट दिया जाता है, जिसमें पंच होते हैं, है ना। वो पंच चुने जाते हैं, मतलब जैसे वार्ड हो गए, जैसे गाँव में जैसे कुछ भाग को मतलब वार्ड कह दिया गया, और उसमें क्या होते हैं, एक पंच होता है, ठीक है। अब जैसे पूरी जो ग्राम सभा होती है उसमें एक सरपंच होता है। सरपंच मतलब जैसे प्रधान, है ना, जो ग्राम पंचायत का मुखिया होता है उसे सरपंच या प्रधान कहते हैं। अब जैसे ग्राम पंचायत क्या होती है, जैसे ग्राम पंचायत में जैसे क्या होता है, वार्ड जो मतलब अपने अपने वार्ड होते हैं ना, उनके पंच और प्रधान को मिलकर के जो मतलब सभा बैठती है उसको ग्राम पंचायत कहते हैं, ठीक है, समझ में। ग्राम सभा और ग्राम पंचायत में अंतर है, ठीक है ना। अब ग्राम सभा क्या है, मतलब 18 वर्ष के ऊपर के लोगों की सभा क्या है, ग्राम सभा है। और वार्ड क्या है, एक छोटे से मतलब गांव में कई वार्ड होते हैं, जिसे आप लोग सब जानते हो लगभग में। और जैसे प्रधान या सरपंच क्या होता है, ग्राम पंचायत का जो मुखिया होता है। अब ग्राम पंचायत क्या होती है, ग्राम पंचायत में जो होती है, ग्राम पंचायत में जैसे वार्ड के जो पंच लोग हैं और प्रधान हैं दोनों शामिल होते हैं, ठीक है। और जो इस ग्राम पंचायत का मुखिया होता है उसे क्या कहते हैं, प्रधान कहते हैं, है ना। अब पंचायत समिति क्या होती है, जैसे पंचायत की जैसे समितियां बैठती हैं, ठीक है। जैसे मान लो जैसे कोई निर्माण समिति है, जैसे कुछ निर्माण कराना है तो निर्माण की समिति हो गई। जैसे कुछ मरम्मत करानी है, उसकी मरम्मत के लिए एक समिति गठित की गई, वो पंचायत की समितियां होती हैं, ठीक है। अब जैसे जिला परिषद क्या होती है, पंचायत राज का सबसे उच्च जो स्तर है वो जिला परिषद है, ठीक है। इसमें क्या है, सभी पंचायतें आती हैं, जो ग्राम पंचायतें थी वो सभी किसके अंतर्गत आती हैं, जिला परिषद के अंतर्गत आती हैं। और जैसे गांव की जो मतलब लेखा जो कि जिस ज़मीन अमीन की रखता है उसे क्या कहते हैं, पटवारी कहते हैं या लेखपाल कहते हैं, है ना। अब जैसे उसमें खसरा होता है और जरीब होती है। जरीब क्या होती है, पटवारी द्वारा जो ज़मीन नापने की जो मतलब यंत्र होता है
वो लोहे की एक जंजीर होती है, उसे ही हम जरीब कहते हैं। खसरा क्या होता है? खसरा पटवारी द्वारा रखा गया गाँव की ज़मीन का रिकॉर्ड का रजिस्टर होता है खसरा। मतलब जो रिकॉर्ड है, एक पटवारी जो रखता है गाँव का रिकॉर्ड, उसको हम खसरा कहते हैं, ठीक है ना। अब जो पंचायती राज है उसको हम देखते हैं 3 भागों में मुख्यतः विभाजित किया गया है। कौन कौन से भाग हैं? एक तो ग्रामीण स्तर पर, जैसे ग्राम पंचायत हो गई। एक खंड स्तर पर अर्थात ब्लॉक स्तर पर जो होगी उसकी पंचायत समिति उसको कहते हैं, एक खंड स्तर पर हो गई। और एक जिला स्तर पर, इसको हम जिला परिषद कहते हैं, है ना। तो मतलब इसके उच्च उच्च होते चले जाएंगे, ठीक है ना। उस तरह से आप समझ गए होंगे जो कि ये ग्राम पंचायत मतलब जो ये पंचायत व्यवस्था है इस तरह से काम करती है। अब जैसे जो पंचायत हैं उनमें जैसे नदी है, सॉरी, जैसे नालियाँ हैं, स्कूल है, भवन है, पानी है, सड़क है, इन सब को जैसे, ठीक है, स्थानीय कर जो मतलब लगाए जाते हैं उनको, और ये सब रोजगार संबंधी हैं, मनरेगा है जैसे चलाया जा रहा है, वो सबको जो छोटी छोटी योजनाएं हैं उन सबको लाना किसका दायित्व है? ग्राम पंचायत का लाने का दायित्व। जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना इस समय चल रहा है, और जैसे ये सभी जो हैं मतलब छोटी छोटी योजनाएं वो सभी विलेज में लाना, ये सब किसका है? ग्राम पंचायतों का कार्य होता है। जैसे कोई नाली टूटी है, पानी की व्यवस्था खराब है, इन सभी का ये इसका ग्राम पंचायत का काम होता है। ये लोग एक सभा बैठाते हैं, उसमें ये सभी निर्णय लिए जाते हैं, है ना। अब जैसे राजस्व का इसमें कार्य होता है, जैसे तहसीलदार और ये पटवारी होता है, और ये सब कानून वो होते हैं, ये सब क्या करते हैं? ग्राम सभा के मतलब वो करते हैं, ठीक है ना। ग्राम सभा की देखभाल करते हैं, ठीक है। लड़ाई झगड़ा हो गया तो पुलिस थाना जाता है, तो इसमें ये सब होता है, ठीक है ना। ये सब, और जैसे एक मतलब जो अधिकार जैसे हैं, जैसे ज़मीन का मतलब बंटवारा आज भी फिलहाल के लिए चल तो वही रहा लगभग, लेकिन जो 2005 को हिंदू उत्तराधिकार संशोधन नियम 2005 पारित किया गया था। ये कानून ये बताता है कि सभी को मतलब कैसे मतलब बंटवारा किया जाएगा ज़मीन का, उस विषय में चर्चा की गई है इसमें। अब आओ हम देखते हैं नगर का प्रशासन कैसे चलता है। हमने देखा गांव का प्रशासन कैसे चलता है, अब आओ नगर का प्रशासन कैसे चलता है। जैसे नगर क्या होता है, जिसे हम सबसे पहले नगर निगम देखते हैं। नगर निगम वो मतलब शहर होते हैं, ठीक है। वो शहर जिसमें 10 लाख से अधिक वाले शहर को क्या कहते हैं? नगर निगम कहते हैं। जिसमें 10 लाख से अधिक आबादी रहती है उसको हम नगर निगम कहते हैं। जिसमें 10 लाख से मतलब कम जनसंख्या वाला जैसे शहर है, एक कस्बा जैसे हम जिसको कह लेते हैं, उसको हम नगर पालिका कहते हैं। नगर पालिका में एक पार्षद होता है जो उसका हेड होता है नगर पालिका को, उसको पार्षद कहते हैं। और जबकि नगर निगम का जो मतलब होता है जैसे 10 लाख तक के 10 लाख से अधिक वाले शहर के प्रशासन जो करता है मतलब उसको नगर निगम कहते हैं, जैसे कि हमने समझाया अभी। तो नगर निगम का जो मतलब होता है वो महापौर होता है या मेयर कहलाते हैं। जैसे जैसे नगर निगम ज़्यादातर जैसे मान लो कोई एक जिला हो गया, ठीक है, वो नगर निगम मतलब 10 लाख से अधिक जो जनसंख्या है उसकी नगर निगम, और उसका मेयर जो मतलब मुख्य कौन होता है? मेयर या महापौर होता है ना। और नगर पालिका का मुख्य कौन होता है? पार्षद होता है, ठीक है। अब ये जो नगर पालिकाएं हैं और नगर निगम हैं ये भी जो हैं बटे होते हैं वार्डों में, है ना। तो एक एक वार्ड के मतलब अपने अपने वो होते हैं, ठीक है, और उनके अध्यक्ष होते हैं, ठीक है। नगर पालिकाओं के भी कार्य होते हैं अलग अलग, जैसे पीने की पानी की व्यवस्था करना, शहर की साफ़ सफाई की व्यवस्था करना, जैसे स्वास्थ्य कोई जैसे बिगड़ रहा है किसी कारण है वो सभी व्यवस्था करना, जैसे सड़कें के बनने हैं मरम्मत करनी है, विद्यालय हैं जैसे प्राथमिक जो सरकारी विद्यालय चलते हैं उनकी व्यवस्था करना, बिजली का प्रबंधन करना, अग्नि जो शमन है जैसे मतलब कहीं आग उग लग जा रही है उसकी व्यवस्था करना, और तो मतलब अग्निशमन मतलब भेजना उनको, ये सब, ठीक है। और शहर में जैसे घर बनते हैं और नक्शे बनते हैं उसकी जैसे मंजूरी देना या ये सब, और जैसे शहर में जन्म हुआ और मृत्यु हुई इसका लेखा जोखा कौन रखता है? नगर प्रशासन ही रखता है, ठीक है। और जैसा आप इस पर ज़्यादा ध्यान दें कि मतलब नगर पालिका और नगर निगम है क्या। नगर पालिका, हाँ, जैसे हम फिर से बता दे रहे हैं, नगर निगम क्या है? 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाला नगर निगम है। नगर पालिका कम जनसंख्या वाला नगर पालिका है ना। तो ये नगर प्रशासन भी आपके समझ में आएगा, हम उम्मीद करते हैं। अब हम देखते हैं, जिसे हमने समझाया, आप देखते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविकाएँ कैसे चलती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में जैसे आजीविका कैसे चलती है, जैसे कृषक मजदूर होते हैं वो मतलब खेती करके कुछ चलाते हैं, तो कुछ जैसे पढ़े खेतिहर होते हैं जो
वो मतलब अपने खेत पर लगाते हैं। जैसे कुछ मज़दूरों को, जैसे इसमें एक कहानी दी गई है, जैसे मतलब कि वो एक होती मतलब एक लोग मतलब खेती पर काम करने जाते हैं और वो उसको कर्जा देता है। ये सब मतलब जो ज़मींदारी प्रथा हैं, ये सभी इसके विषय में थोड़ी सी चर्चा की गई है, ठीक है। तो इसमें जैसे ग्रामीण में जैसे कुछ लोग जैसे मछलियाँ पकड़ करके अपना काम चलाते हैं, पशुपालन कोई करता है, तो कोई मजदूरी करके काम चलाता है, तो कोई जैसे खेती भी करता है, मजदूरी भी करता है, मतलब उसको खेतिहर मजदूर कहते हैं ना। जैसे कोई बहुत बड़ा जिसके पास खेती है वो अपने केवल खेती ही करता है, और जिसके पास ज़्यादा खेती वो मजदूर भी लगाता है ना। और वही जो मतलब क्या है वो देता है, मतलब कर्जा देता है। खैर अब मतलब क्या हो गया, अब तो जैसे बैंकों से कर्जा मिलने लगा है, अब बड़ी राहत हो गई। जिसको कर्जा मतलब वो बैंक वाला कर्जा होता है वो कम भी हो पड़ता है ना, उसका जो मतलब ब्याज है वो कम पड़ता है, ये सब है ना। अब शहर क्षेत्रों में अभी आजीविका कैसी है। अब जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में क्या हमने बताया, जैसे मजदूरी है, और जैसा कि एनसीईआरटी में इस पुस्तक में बताया गया है, जैसे मजदूरी करना है, खेती करना है, और जैसे पशुपालन है, यही सब क्या है यहाँ नगर की मतलब जो ग्रामीण स्तर की आजीविकाएं हैं। और शहरी क्षेत्र की जो आजीविकाएं हैं, जैसे कैसे शहरी क्षेत्रों में जैसे रेहड़ी पटरी वाले होते हैं, जैसे जैसे आप कभी शहर गए होंगे तो वहाँ पर मतलब देखे होंगे कि मतलब वो लोग बेचते रहते हैं, कि जैसे न्यूज़पेपर बेचते रहते हैं या कुछ भी मतलब जैसे खाने पीने की वस्तुएं बेचते रहते हैं, वो रेहड़ी पटरी वाले कहलाते हैं, जैसे फेरी वाले जिनको हम कह सकते हैं, है ना। अब जैसे उसमें कुछ लोग स्वरोजगार जैसे करते हैं, जैसे कुछ बुनाई कताई इस तरह के स्वरोजगार कर लेते हैं ना। अब जैसे दिहाड़ी मजदूर पाए जाते हैं जैसे शहरों में, जैसे एक दिन की मतलब दिहाड़ी काम करके आए वो दिहाड़ी मजदूर, जैसे एक दिन के काम पर गए, कुछ घंटे के काम पर गए या कुछ भी ऐसे, तो दिहाड़ी मजदूर वो कहलाते हैं ना। अब इस तरह के जैसे कॉल सेंटर जैसे किसी कोई चला रहा है, उस पर काम कर रहा है, कोई शोरूम में काम कर रहा है, और या कोई मतलब अपनी बाज़ार लगा रहा है, या कोई फैक्ट्री में काम कर रहा है, ये सब के यहाँ कहाँ, ये सब शहरों में पाए जाते हैं जैसे। और शहरों में लेबर चौक पाए जाते हैं, जैसा कि आप जानते होंगे कि लेबर चौक पर मतलब सब लेबर खड़े होते हैं, वहाँ से एक मतलब आता है व्यक्ति और वहाँ से ले जाता है लेबरों को, इस तरह से लेबर चौक पाए जाते हैं। अब जैसे ये सब इसमें बताया गया है, कॉल सेंटरों पर भी काम करते हैं कुछ लोग। और इस तरीके से बस इस पुस्तक में ऐसा इतना ही लगभग में दिया गया है, और इससे ज़्यादा इस पुस्तक में कुछ नहीं दिया गया है। और इस तरह से आपको अपेक्षा की आपको समझ में आया होगा कि इस पुस्तक की एनालाइज कैसे हमने की है। थैंक्स।